मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ताज स्टोरी और अब हक नाम से इमरान हाशमी की फिल्म, जो ठीक दूसरे चरण के चुनाव से पहले 6 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। अब इसमें एक अहम बात यह है कि अचानक से इमरान हाशमी के अंदर का मुसलमान जाग गया है। वो इस मुद्दे को मुसलमान होने के नाते अवाम के सामने रखना जरूरी समझते हैं। इस फिल्म में पहली बार मुझे एक मुसलमान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लेके आना पड़ा। Muslims should really come and watch this film because you will connect with it in a very different way. ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया, लीच था वो। चलिए मैं बताता हूँ पूरा मामला क्या है, कैसे ये मूवी मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। मगर इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात थी इसका कमेंट सेक्शन, जहाँ पर कई सारे लोग मुसलमान हैं और ये कह रहे हैं कि बीइंग अ मुस्लिम मैं इस मुद्दे को सपोर्ट करता हूँ, ऐसी फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए। अब जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं वो दरअसल इस केस के बारे में जानते नहीं है कि ये कितना डिस्क्रिमिनेटरी है, एंटी मुस्लिम है और पूरी की पूरी ये जो फिल्म बनाई जा रही है ये मुसलमानों के खिलाफ महज एक प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ भी नहीं। आज की ये रिपोर्ट पूरा आखिर तक देखिएगा ताकि आपके जहन में भी चीज़ें खुल करके सामने आएँ और आप उस तबके में शामिल ना हो जाएं जो तबका इस फिल्म को मुसलमानों के लिए बेहतर बता रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रिपल तलाक है क्या। ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत एक ऐसा इस्लामिक तलाक का फॉर्म था जिसमें मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को एक ही बार में 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक दे सकता था। ये तलाक इमीडिएट माना जाता था, मतलब शादी तुरंत खत्म, लेकिन ये तलाक कुरान और सुन्नत दोनों के मुताबिक नहीं था। ये बाद में मुस्लिम सोसाइटी में प्रैक्टिस बन गया था, मेनली साउथ एशिया में। कई मुस्लिम कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई ने इस पर पहले ही बैन लगा दिया था। ये फिल्म वैसे तो 1985 में हुए केस शाहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर बनने जा रही है, मगर मुद्दा ये है कि 2019 में जो एक्ट बना लोग उसे जस्टिफाई करने लग जा रहे हैं। मतलब ट्रिपल तलाक पर आखिरी फैसला तभी आया था। अब इस पूरे मामले को ट्रिपल तलाक की टाइमलाइन से जोड़ के देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2017 में आया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा था कि 5 जजेस की बेंचेस में 3-2 मेजॉरिटी से ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब तलाक की बिद्दत को लीगल इफेक्ट माना ही नहीं गया। लेकिन कोर्ट ने यह भी नहीं कहा था कि गवर्नमेंट इसे क्रिमिनल बनाए, सिर्फ बोला था कि ये इनवैलिड होगा। तीसरा ये कि मोदी गवर्नमेंट का एक्ट आया 2019 में। सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार ने 2019 में एक नया कानून बनाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसका मेन पॉइंट्स क्या कहते हैं? पहला पॉइंट, ट्रिपल तलाक इलीगल और वॉइड है। कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अगर इंस्टेंट तलाक देता है तो वो इनवैलिड होगा। दूसरा ये कि ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा, ऐसा हस्बैंड को 3 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। तीसरा ये कि वाइफ को मेंटेनेंस और कस्टडी का हक दिया जाएगा। चौथा ये कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब वाइफ चाहे तो केस वापस ले सकती है। अब इसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज थे जो उस समय पार्लियामेंट में बतौर खास असदुद्दीन ओवैसी ने एड्रेस किए थे कि किस तरह से ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये कि आर्टिकल 14 का कैसे वायलेशन करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर एक हिंदू हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देता है तो वो सिविल ऑफेंस है, लेकिन अगर एक मुस्लिम हस्बैंड ऐसा करे तो उसको जेल भेज दिया जाता है। क्या ये इक्वालिटी कहीं से भी नजर नहीं आती? यानी लॉ एक ही एक्ट में मैरिज तोड़ने के लिए अलग अलग पनिशमेंट दे रहा है धर्म के आधार पर। इससे आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, क्योंकि लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस पर सरकार का जवाब ये था कि मुस्लिम वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए ये स्पेशल लॉ है और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन तब वैलिड होता है जब पर्पस लॉजिकल हो। यहाँ पर्पस वुमेन को प्रोटेक्ट करना है, पर रिजल्ट में हस्बैंड जेल में चला जाएगा और वाइफ बेसहारा हो जाएगी। आर्टिकल 15 रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी ये एक्ट करता है। स्टेट किसी भी रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, लेकिन ये लॉ सिर्फ मुस्लिम्स पर अप्लाई होता है, तो ये आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है। रीजन ये कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्रुएल्टी या डिसर्शन पर भी क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं होती है। यानी कि अगर कोई पति अपनी पत्नी पर अत्याचार भी कर रहा हो तब भी उसके लिए ये सजा नहीं है। क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट में भी जेल नहीं, सिर्फ मुस्लिम शौहर को ही जेल भेजना, ये टारगेटेड लेजिस्लेशन। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 25। ट्रिपल तलाक इस्लाम में पर्सनल लॉ का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर धर्म को अपने पर्सनल लॉज फॉलो करने की फ्रीडम दी है आर्टिकल 25 के तहत। स्टेट को इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई प्रैक्टिस इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो डिज़ायरेबल हो या ना हो,
तो स्टेट उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकता जब तक कि वो पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के खिलाफ ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को इनवैलिड तो कहा, इमोरल नहीं। तो ओवैसी के हिसाब से उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाना आर्टिकल 25 का वॉल्यूशन था। पांचवा, एक लीगल एस्पेक्ट भी इसमें आ जाता है और वो कुछ ऐसा भी है जिससे इस एक्ट पर खुद से आपको हंसी आने लगेगी। अगर कोर्ट ने बोला कि ट्रिपल तलाक को कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, तो फिर एक ऐसा एक्ट के लिए किसी को जेल क्यों भेजा जाए जो लॉ की नज़र में एक्चुअल में हुआ ही नहीं। मतलब कोर्ट एक तरफ ये मानता है कि ट्रिपल तलाक वैलिड ही नहीं है और दूसरी तरफ उस इनवैलिडिटी के लिए भी सज़ा दी जा रही है। ये एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर तलाक हुआ ही नहीं तो लॉ ने उसने वैलिड किया ही नहीं, तो किस जुर्म के लिए हस्बैंड को पनिशमेंट दी जा रही है? एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है अब। मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट, शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? अगला पॉइंट है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस का। अगर हस्बैंड जेल चला गया तो वाइफ और बच्चों का क्या होगा? मेंटेनेंस कहां से मिलेगा? जेल होने से फैमिली और अनस्टेबल हो जाएगी। लॉ ने मेंटेनेंस के क्लॉज दिया है, लेकिन अगर हस्बैंड इनकम ही नहीं अर्न करेगा तो वाइफ को पैसा कहां से मिलेगा? यानी ये लॉ वुमेन के हित में नहीं बल्कि उनके खिलाफ प्रैक्टिकल रिजल्ट देता है। अगला पॉइंट है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक सेपरेट लीगल डोमेन है। पार्लियामेंट उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस पर डिस्कशन ना करे। मगर यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये हक ही नहीं दिया गया, ये मौका ही नहीं दिया गया। पर्सनल लॉ लिस्ट 3rd कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते, ये रिलीजियस मैटर है, इसलिए पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में आर्ग्यूमेंट। इसमें ओवैसी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बयान किया था। इस लॉ का मकसद मुस्लिम औरतों को इज्जत बचाना नहीं बल्कि उनके मर्दों को क्रिमिनल बनाना है ताकि उनकी कम्युनिटी को बदनाम किया जा सके। उन्होंने बोला था अगर सरकार को मुस्लिम औरतों की फिक्र है, उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसी लाए, मगर इसके बरक्स उनके शादीशुदा जीवन में टांग अड़ा के उन्हें ही कमज़ोर किया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर मुसलमान ख़वातीन के लिए ऐसा कोई कानून बनाया गया था तो उसमें सबसे पहले तो जो अमेंडमेंट्स दिए गए थे ऑपोजिशन एमपीज़ की तरफ से, वो उन क्लॉज पर गौर व फिक्र किया जाता, उन्हें एटलीस्ट उन्हें डिस्कशन में लाया जाता, और उसके बाद जो ख़वातीन इन तमाम चीज़ों का शिकार हो रही हैं, सबसे पहले तो आप उनकी एजुकेशन का व्यवस्था करते। देश में ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं जो मुस्लिम एजुकेशन वुमेन पे फोकस करती हो। या फिर दूसरी जगह आप खुद सोचिए, अगर किसी समाज में ऐसे मर्द मौजूद हैं तो आप उस मर्द को भी एजुकेट करने की कोशिश कीजिए, मगर मुस्लिम हजरात के लिए भी कोई एजुकेशन का पर्टिकुलर लॉ है तो वहाँ पर भी नहीं है। कुल मिलाकर के ये लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पैट्रियार्कल सिस्टम से जोड़ के इसको सोशल इश्यूज बना रहे हैं और किसी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश ये लगती है। रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। शायरा बानो केस का जिक्र करते हुए आपको एक चीज़ जान लेनी ज़रूरी है कि तलाक बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि कोर्ट ने कभी ये बात नहीं कही कि इसे क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाए। यानी सरकार ने कोर्ट के डिसीजन को मिसयूज करके पॉलिटिकल माइलेज लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ओवैसी का जो अल्टरनेट प्रपोजल था वो क्या था। लॉ को सिविल नेचर में रखा जाए, जेल नहीं, फाइन या रिकंसिलेशन सिस्टम, शरिया कंप्लाइंट आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाया जाए जहां हस्बैंड वाइफ बैठकर मसला हल कर सके। इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक तलाक अहसन और तलाक हसन जिसे चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। मगर इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके किसी की भी नहीं सुनी गई और अंततः जो नतीजा सरकार को पसंद आया वही मेजॉरिटेरियन जो पॉलिसी थी वो थोप दी गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा हो जाता है कि जितने भी लोग इस मूवी को प्रेस कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिए आप, वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि उन्होंने इसके जितने भी चीज़ें मैंने अभी आपको बयान की उस पर कभी गौर व फिक्र किया ही नहीं। तलाक बिद्दत बिल्कुल गलत चीज़ थी, एंटी विमेन थी, ख़वातीन के ख़िलाफ़ थी, सारी चीज़ें थी, मगर उसके इवज़ में जो ताकत औरत को फ्राहम करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, वो फ्राहम नहीं की गई, उल्टा उस पर जुल्म किया जा रहा है। और ऐसे ये जो इमरान हाशमी जैसे एक्टर्स हैं, ये लोग पता नहीं अपनी फिल्मों के थ्रू न्यूडिटी प्रमोट करते आए हैं। जितनी फिल्में आप देख लीजिए उसमें फहाशी आम है और ये लोग आके मॉरल सोसाइटी का तस्वुर पेश करने की कोशिश करते हैं व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ मुस्लिम।
और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी वालदा क्रिश्चियन थी और मेरे बच्चे पूजा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और इसीलिए बीइंग अ मुस्लिम मुझे इसे ऐसा अप्रोच देना था। ये खोखली बातें हैं, ये सारी की सारी तमाम की तमाम खोखली बातें। अगर ये अपने आप को इतना ही मुसलमान मानते हैं तो ये गाज़ा में मर रहे हैं मुसलमानों पे आवाज़ उठाते, या फिर कहीं देश में मॉब लिंचिंग हो रही हो तो उस पर कम से कम इनका एक ट्वीट आता, या फिर अगर इनको मुसलमानों से इतनी हमदर्दी थी तो गोधराकांड पे एक फिल्म बना देते, या फिर एक गुजरात फाइल्स बना देते, या फिर बिल्किस बानो पे भी एक फिल्म बना देते। बिल्किस बानो को आप मुस्लिम खातून नहीं मानते हैं क्या? ये कई सारी चीज़ें हैं जो सवाल उठाए जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव ख़त्म होने जा रहा है और 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होगा, और 11 तारीख को बिहार में जो चुनाव होगा वो ज़्यादातर इन इलाकों में होगा जो सीमांचल के इलाके हैं। और सीमांचल में चूँकि मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है ये, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रोपेगेंडा मूवीज़ बना करके एक तो डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा ये लोग चाहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं उनके लॉजिकल थिंकिंग को ख़त्म किया जा सके। जब आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी किसी ग्राउंड में चल रही है तो एक कम्युनल माहौल क्रिएट करके आप वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये पूरी की पूरी मूवी महज एक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये समझना एक लॉजिकल आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होना चाहिए। इस पर कोई डिबेट नहीं है। मैंने अपनी बात रख दी है, अब आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एटलीस्ट जो लोग इसको सही तस्लीम कर रहे हैं उनके दिमाग में कुछ तो बात चली जाए। बाकी अगर मुस्लिम सियासत को अब तक आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके सामने और ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जनरल फजर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।